नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले एक बड़ी खबर की करते हैं बात, जो कि गरियाबंद से है। इस वक्त की बड़ी खबर, नेशनल हाईवे पर सड़क हादसा हुआ है। पिकअप पलटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, 5 लोग घायल हैं। बोरईबेड़ा मोड़ के पास यह हादसा पेश आया। बाइक सवार को बचाने के चक्कर में दरअसल ये हादसा हो गया। दुर्गोत्सव के लिए मूर्ति लेने के लिए ये सभी लोग जा रहे थे और घायलों को अब जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। तो बड़ी खबर गरियाबंद से, इस वक्त बोरईबेड़ा के पास यह हादसा हुआ। बाइक सवार को बचाने के चक्कर में ये गाड़ी पलट गई और इसमें जो लोग सवार थे, दुर्गा उत्सव में मूर्ति लेने के लिए ये लोग जा रहे थे। इनमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, 5 घायल हुए हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इलाज इन लोगों का चल रहा है। नेशनल हाईवे पर यह हादसा पेश आया है। मौके की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गरियाबंद से बड़ी खबर, पिकअप वाहन था, पलट गया, एक व्यक्ति की मौत हो गई, 5 लोग घायल हैं। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, 58% आरक्षण रद्द होने के मामले में अब सर्व आदिवासी समाज ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है और चरणबद्ध तरीके से यह आंदोलन किया जाएगा। यह सर्व आदिवासी समाज कह चुका है। महाबंद और आर्थिक नाकेबंदी के जरिए विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। 8 अक्टूबर को विधायकों से मुलाकात पहले होनी है। सर्व आदिवासी समाज के लोग विधायकों से मिलेंगे। इसके बाद 10 अक्टूबर को बंद का आयोजन करने के बाद भी अगर स्थिति यही रहती है तो फिर नवंबर में आर्थिक नाकेबंदी की जाएगी। आदिवासी समाज की तरफ से इस बात का ऐलान कर दिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आदिवासियों के आंदोलन के मुद्दे पर कहा है कि किसी के अधिकार का हनन हम नहीं होने देंगे, सभी का ख्याल रखा जाएगा। अभी जिस प्रकार से जो आदिवासी समाज के लोग मिले थे, अन्य के लोग भी हैं, किसी का भी अधिकार में कटौती नहीं होगी। जिसका जो हक है उसके लिए हम लोग लड़ेंगे। इधर मंत्री कवासी लखमा सुकमा के कुकुनार पहुंचे और यहां साप्ताहिक बाजार में ग्रामीणों और कार्यकर्ताओं से मिले भी। इलाके की समस्याओं और विकास के कार्यों को लेकर उन्होंने चर्चा भी की। इसके बाद पेदारास गए कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया, वहां पंचायत भवन का निरीक्षण किया और पुल का जायजा लिया। वहां से पुसगुन्ना पहुंचे मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि हमारी सरकार आने के बाद सबसे बड़ा काम हो रहा है और क्षेत्र में शांति की बहाली हो रही है। लगातार विकास के काम चल रहे हैं। मेरे को बहुत अच्छा लगा। 2003 में मैं आया था, 19 साल के बाद आया। 19 साल के बाद यह, क्योंकि जान तो जान है, यह सुरक्षा का बहुत प्रॉब्लम था। 15 साल में पुसगुन्ना आना बोलने से जोखिम है। आज यहाँ के लोग इतना खुशी है। भूपेश बघेल सरकार आने बाद पूना बदल रहा है, पुसगुन्ना बदल रहा है। यहाँ अभी शांति है, शांति। इसलिए मैं यहाँ के जनता की तरफ से भूपेश बघेल को बधाई। गौरेला पेंड्रा मरवाही के जंगलों पर कब्जा करने के मामले में लगातार ये मामले सामने आ रहे हैं। वन भूमि की खरीद फरोख्त और सुरक्षा को लेकर सीएम पहले ही सख्त निर्देश दे चुके हैं, लेकिन इस सबके बाद भी झोपड़ी लगाकर कब्जा करने की कोशिशें जारी हैं। डीएफओ और एसडीओ को मिली शिकायत के बाद कोरजा गांव में रेंजर और वन विभाग के कर्मियों ने झोपड़ी बनाकर जमीन कब्जाने की कोशिश में लगे लोगों को हटाया है। इस दौरान कई एकड़ वन भूमि को रिक्त यानी कि खाली करा दिया गया। और रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सटोरिये पर पुलिस लगातार शिकंजा कस रही है। पुलिस ने 9 सटोरियों को फिर से गिरफ्तार किया। 6 लैपटॉप, 10 मोबाइल, 15,000 रुपए बरामद इनके पास से किए हैं। एक सप्ताह में 99 सटोरियों के खिलाफ ये कार्रवाई हुई है और अब गिरफ्तारी भी हो चुकी है। तो ये बड़ी खबर, सटोरियों पर मुख्यमंत्री भी इस सट्टे को कैसे लगाम लगाई जाए उसको लेकर लगातार निर्देश दे चुके हैं और कड़ी कार्रवाई करने के लिए कहा है और उसके बाद पुलिस कार्रवाई भी कर रही है। 9 सटोरिये फिर से गिरफ्तार हुए हैं और इनके पास से लैपटॉप, मोबाइल और 15,000 रुपए की रकम बरामद हुई है। अब तक अगर देखा जाए तो एक सप्ताह में 99 सटोरियों की गिरफ्तारी की गई है। इधर बिलासपुर से लगातार आ रही बाइक और साइलेंसर चोरी की घटनाओं के बीच सरकंडा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और चोर गिरोह के 4 लोगों को पकड़ा। इनमें बिलासपुर के ही रहने वाले 2 बताए जाते हैं और 2 उत्तर प्रदेश के हैं। दरअसल ये चोर साइलेंसर इसलिए चुराते हैं क्योंकि उसके अंदर एक खास किस्म की धातु होती है और धातु की कीमत सोने की कीमत से 3 गुना ज्यादा होती है, प्लेटिनम। इस वजह से चोर साइलेंसर को ही निशाना बनाते हैं। संगठना थाना क्षेत्र में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, शेख राहिल और शेख रुस्तम। इनके द्वारा इको वाहन के साइलेंसर की चोरी करके जो साइलेंसर का अंदर जो कीमती धातु लगा होता था उसको निकाल करके पृथक से 2 अन्य आरोपी जो यूपी निवासी थे
राशिद और जुबेर, इनको विक्रय किया जाता था। इनके द्वारा दोनों आरोपी जो शेख राहिल और शेख रुस्तम, इनके द्वारा स्वीकार किया गया कि इनके द्वारा लगभग 35 से 40 चोरियाँ की गई है और पिछले 2 सालों से बिलासपुर और आसपास के जो जिला क्षेत्र में है वो सक्रिय थे और इनको गिरफ्तार करके 7 साइलेंसर इनसे बरामद किया गया है। जो ये सूखे तालाब या जो निस्तारियों के तालाब नहीं होता था उस पर ये उसको डंप कर देते थे। तो पुलिस को मुखबिर से सूचना मिलने पर इनका पीछा किया गया और इनकी गिरफ्तारी की गई है और 7 जो है साइलेंसर वो जब्त किए गए इनकी निशानदेही पर। इस मामले में और विवेचना जारी है अभी और इसमें से जुड़े हुए अन्य जो भी लोग होंगे। इधर कोरबा सिटी कोतवाली थाना इलाके में एक शख्स नहर में कूद गया। उसे बचाने के लिए उसका दामाद भी नहर में कूदा, लेकिन पानी के तेज बहाव में दोनों ही बहने लगे। स्थानीय लोगों ने नहर में उन्हें बहता देख दामाद को तो बचा लिया, लेकिन उसका ससुर अब भी लापता है, जिनकी तलाश जारी है। दरअसल सीतामढ़ी गांव निवासी होरीदास के घर उसका दामाद धर्मदास आया हुआ था। दोनों साथ में शराब पी रहे थे। उसी वक्त होरीदास की उसकी पत्नी के साथ कुछ कहासुनी हो गई, विवाद हो गया और उसके बाद उसने नहर में छलांग लगा दी। पुलिस को भी घटना की सूचना कर दी गई। खबर धमतरी से, जहां पर मडेली गांव में डायरिया का प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक डायरिया के 200 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं, जिनमें 100 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं एक 7 साल की बच्ची की मौत हो गई। गांव में पानी का छिड़काव फिलहाल बंद है, फॉगिंग की जा रही है। गांव को इस बीमारी के चंगुल से मुक्त कराने के लिए प्रशासन के प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। नए मरीजों में आज भी मैं गया था तो आज भी मैंने देखा कि सारे लोग सामान्य हैं, छुटपुट ऐसे लोग आ रहे हैं, लेकिन आज भी स्थिति एकदम नॉर्मल है। सभी लोग अच्छा खा रहे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन हम एहतियात ये बरत रहे हैं कि जैसे जो 30-40 साल से ऊपर के लोग हैं, जिनका बीपी ज़्यादा है, जिनको शुगर की समस्या है, ऐसे लोगों को हम निगरानी में रखें। समय के साथ साथ छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपरा विलुप्त होती जा रही है, लेकिन आज भी छत्तीसगढ़ में कई ऐसे लोग हैं जो अपनी संस्कृति और परंपरा को बरकरार रखने के साथ लोगों तक इसे परोसने के प्रयास में लगे हैं। इन्हीं में से एक हैं बालोद जिले के तवेरा गांव के रहने वाले संजू सेन, जो छत्तीसगढ़ी परंपरा और संस्कृति को सहेजने के लिए अनूठा तरीका जिन्होंने अपनाया है। देखिए रिपोर्ट। शेर की दहाड़, चिड़ियों का चहकना या फिर हो झरने की आवाज, कृत्रिम रूप से इसे तैयार करने वाले ये हैं बालोद जिले के तवेरा गांव के रहने वाले संजू सेन, जिन्होंने 1 या 2 नहीं बल्कि 130 तरह के छत्तीसगढ़ी वाद्य यंत्र अपने पास संभाल कर रखे हैं। बस्तर से लेकर सरगुजा तक अलग अलग क्षेत्रों में जाकर छत्तीसगढ़ी वाद्य यंत्रों के बारे में जानने और उसे बजाने के गुर सीखने की लगन संजू सेन में है, जिसके चलते वो वाद्य यंत्रों के बारे में पहले तो जानते हैं, समझते हैं और फिर उसे तैयार भी खुद ही करते हैं। वे कहते हैं किसी देश, प्रदेश या क्षेत्र की संस्कृति और परंपरा की पहचान वहां के रहन सहन, वेशभूषा और भोजन के साथ ही वाद्य यंत्रों से होती है। इसीलिए उन्होंने छत्तीसगढ़ी वाद्य यंत्रों को सहेजने का फैसला किया। आधुनिकता के इस दौर में छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपरा विलुप्त होती जा रही है और इसे सहेजने का बेहतर माध्यम है छत्तीसगढ़ी वाद्य यंत्र। इसे सहेजने का बीड़ा बालोद जिले के तवेरा निवासी संजू सेन ने उठाया है। क्या कुछ इनकी सोच रही और कहां से इन्हें इस बात की प्रेरणा मिली कि छत्तीसगढ़ की परंपरा और संस्कृति को वाद्य यंत्र के जरिए सहेजा जाए। हमारे साथ में संजू सेन मौजूद हैं, आइए उनसे ही जानते हैं कि क्या कुछ इनकी सोच रही और कहां से प्रेरणा इस चीज की मिली कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति को सहेजा जाए। बताएं सर। छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो लोक वाद्य विलुप्त के तादाद में है। काफी सारा वाद्य लोक वाद्य विलुप्त हो चुके हैं और कुछ बचा है। तो मेरा एक उद्देश्य है कि लोक वाद्य को बचा के रखना, हमारा पारंपरिक वाद्य है और उसको सहेजना बहुत जरूरी है। संजू सलून के जरिए अपने घर परिवार का गुजारा करते हैं, लेकिन कोरोना काल में जब लोगों का रोजगार छिन गया, उनके दिमाग में कुछ हटकर करने की सोच आई।
चूंकि परिवार भी कलाकारी के क्षेत्र से जुड़ा है, लिहाजा कोरोना काल में संजू ने छत्तीसगढ़ी परंपरा और संस्कृति को नई दिशा दी और वनांचल क्षेत्र बस्तर की सैर पर निकल गए। उन्होंने क्षेत्र में उपयोग होने वाले छत्तीसगढ़ी वाद्य यंत्रों के बारे में जानकारी ली और फिर एक एक कर आसपास के सारे जिलों में जाकर अलग अलग वाद्य यंत्रों को समझा। इतना ही नहीं, इसके बाद उन्होंने अपने गांव के कुछ बच्चों के साथ एक टीम तैयार की। शुरुआत में तो संजू के पास कुछ ही वाद्य यंत्र थे, लेकिन देखते ही देखते आज उन्होंने 3 सालों में 130 वाद्य यंत्रों को सहेज लिया है। आज ग्रामीण भी उनके इस काम के कायल हैं। हमारे गांव के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे को जो एक टोली बनाकर हमारे जो संजू भाई सेन है, जो एक लोक वाद्य सुआ कर्मा नृत्य, जो छत्तीसगढ़ की जो पारंपरिक नृत्य है जो विलुप्त होते जा रहे थे, उसको सहेज कर रखा है। छोटे बच्चों को साथ लेकर प्रदेश स्तर में अपना मतलब अपने और अपने हमारे गांव का नाम रोशन कर रहे हैं। ये एक अच्छा प्रयास है। पहले तो संजू सेन मंच पर केवल वाद्य यंत्रों के साथ प्रस्तुति देते थे, लेकिन अब संजू सेन की कलाकारी को देख स्थानीय बच्चे नृत्य करने के लिए उनकी टीम में जुड़ गए हैं। अब उम्मीद है सरकार से कि वो भी संजू की कलाकारी को प्रोत्साहन दे, ताकि छत्तीसगढ़ वासियों को भी छत्तीसगढ़ी वाद्य यंत्रों से रूबरू कराया जा सके। दिलेश्वर देवांगन, न्यूज़ 18, बालोद। कोरोना के कारण जब देश लॉकडाउन में चला गया तो कारोबार की कमर टूट गई। मूर्तिकारों के कारोबार पर भी इसका खासा असर पड़ा। बीते साल थोड़ी रियायत के साथ दुर्गा पूजा आयोजित करने की अनुमति मिली, लेकिन इस बार हालात पहले की तुलना में सामान्य हैं और ऐसे में मूर्तिकारों को इस नवरात्र के चलते काफ़ी उम्मीदें हैं। उनका मानना है कि इस बार जिंदगी पटरी पर लौट पाएगी। न्यूज़ 18 संवाददाता ने मूर्तिकारों से बात की है। के माना इलाके में इस वक्त मैं मौजूद हूं और ये पूरा इलाका अपनी बेजोड़ मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है। न सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि दूसरे राज्यों में भी यहाँ से मूर्तियाँ जाती हैं और यहाँ की मूर्ति कला के कदरदान भी उसी तरह से हैं। जितनी प्रसिद्ध यहाँ की मूर्तियाँ हैं उतने ही प्रसिद्ध यहाँ के मूर्तिकार भी हैं। और आज एक मूर्तिकार से ही हम आपका तारुफ कराने वाले हैं, जो कि लगभग 80 साल की महिला हैं, रेणुका राणा, और यहाँ पर पिछले कई सालों से मूर्ति कला से जुड़ी हुई हैं। इनसे ही जान लेते हैं कि इस बार क्या कुछ खास होने वाला है। पिछले कितने सालों से आप मूर्तियाँ बना रही हैं? 40 साल। 40 साल से। और अभी इस बार क्या खास होने वाला है? इस बार खास है थोड़ा बहुत, लेकिन 2 साल तो बंद था कोरोना काल में। अच्छा, तो 2 सालों तक के कैसा चला काम और इस बार क्या उम्मीद है? काम चला ही नहीं, हम लोग तो बैठा था, बैठे थे। हाँ, हमारा तो गुजरने का बहुत कष्ट हुआ है ना। आपने बताया कि 40 साल तक के आप मूर्ति कला से जुड़ी हुई हैं, तो कभी ऐसा वक्त देखा था क्या 2 साल? नहीं देखा अभी तक मेरे जितना उम्र है मूर्ति कला छोड़ के मेरा जितना उम्र है, मैं अभी तक ये मुसीबत नहीं देखा। अच्छा, तो उसमें आपको आर्थिक समस्या से भी जूझना पड़ा होगा? हाँ, बहुत आर्थिक तो बहुत समस्या आ गया। हाँ। तो इस साल कितनी उम्मीद है? क्या सब चीजों के रेट बढ़े हैं, दाम बढ़े हैं? दाम बहुत बढ़ गया। सब कपड़ा लेके, वो रसोई सामान का लिए के सब कुछ तो दाम बढ़ गए। अच्छा, तो किस टाइप का वैरायटीज इस बार जो है देखने को मिलेगा मूर्तियों में? देखो कैसे बताऊं, वो तो कलाकार का हाथ का ऊपर है ना। हाँ, तो देखो घूम घाम के। अच्छा। हाँ, बहुत किस्म का मूर्ति इधर है। हाँ। बहुत किस्म का। हाँ, और वो तो मेरे लड़का कलाकार है। अच्छा, तो इस बार तो उम्मीद है ना कि अच्छा मेहनताना जो है सबको मिल पाएगा इसका? हाँ, सबको मिल पाएगा, लेकिन सबको मन पसंद नहीं होगा कि अचानक खुला है ना, अचानक। फिर भी उम्मीद है इस बार की अच्छा चलेगा, लेकिन पिछला बहुत पूर्व जो हुआ ये साल भी नहीं खुला है इतना। तो हमारे साथ थी रेणुका राणा, जो कि पिछले 40 सालों से मूर्ति कला से जुड़ी हुई हैं और पिछले 2 सालों से जो चीज़ें देखने को मिली, कोविड काल रहा, इस दौरान आर्थिक तंगी का सामना मूर्तिकारों ने भी किया है, लेकिन इस बार काफ़ी उम्मीदें हैं।
क्योंकि रौनकें इस बार दिखाई दे रही हैं। गणेशोत्सव में भी ये रौनक देखी गई और अब वक्त दुर्गा उत्सव का है। ऐसे में मूर्तिकारों के चेहरे खिले हैं और उम्मीदों से भरे हुए भी हैं। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। तो माता की भक्ति के दिनों की बस शुरुआत होने ही वाली है और सोमवार से इसका आगाज हो रहा है। सभी देवी मंदिरों में आकर्षक लाइटिंग और साज सज्जा शुरू कर दी गई है। तैयारियां लगभग अंतिम चरण में कही जा सकती हैं। इसे लेकर लोगों में खासा उत्साह है। जगह जगह भव्य पूजा पंडाल बनाए जा रहे हैं जहां मां दुर्गा की प्रतिमा विराजमान होगी। गरबा, जसगीत, जगराते का आयोजन होगा। बंगाल समेत देश भर से आए कारीगर और कलाकार मूर्तियों और पंडालों को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। जितने भी महामाया मंदिर है उसमें धूमधाम से पूरी नवरात्रि की तैयारी हो चुका है। कल सायंकाल गौधोली बेला में हमारे यहाँ लोरमी महामाया मंदिर में ज्योति कलश प्रज्वलित किया जाएगा और उसमें श्रद्धालुओं के द्वारा देवी कलश पूजा किया जाएगा, ज्योति कलश पूजा किया जाएगा, संकल्प भी किया जाएगा और बड़ी भक्ति और श्रद्धा के साथ ज्योति कलश प्रज्वलित करने का सायंकाल के समय 6 बजे रखा गया है। नवरात्रि 9 दिन की रखा गया है। पूरी नवरात्रि 9 दिन की है। 26 तारीख को नवरात्रि प्रारंभ है, 3 तारीख को दुर्गाष्टमी है, 4 तारीख को विसर्जन है, देवी विसर्जन। देखिए यहाँ पे हमारी दुर्गा जी हैं, 50 वर्षों से यहाँ बैठती आ रही हैं और लगातार यहाँ पूजा पाठ और सब की जाती है। तैयारी है, हमारा टेंट हो चुका है, मूर्ति की तैयारी हो चुकी है और कोविड में 2 साल गैप होने के कारण उत्साह इस बार और ज़्यादा है कि हम और अच्छे से इसे मनाएं। इसको लेकर हम लोगों ने गरबा का भी आयोजन किया है जिसकी प्रैक्टिस चल रही है यहाँ पर और 29 तारीख से भव्य गरबा का भी आयोजन किया गया है। तो कल से शारदीय नवरात्र का प्रारंभ हो रहा है और मां दंतेश्वरी के दरबार को सजा धजा कर तैयार कर लिया गया है। शक्ति पीठ को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। सजावट ऐसी है कि माता की नगरी जगमगाती नजर आएगी। 1000 ज्योति कलश जगमगाएंगे। नवरात्र के 9 दिनों में शक्ति पीठ में लाखों श्रद्धालुओं के जुटने का अनुमान है। इसे लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर रखी हैं। जगह जगह 15 सुविधा केंद्र भी बनाए गए हैं। चप्पे चप्पे पर CCTV लगाए गए हैं जिनसे बारीकी से भीड़ पर निगरानी रखी जाएगी। इसके साथ ही पुलिस बल की तैनाती देखी जाएगी। सर की बाइट ले लेंगे। आज जो है नवरात्रि के पर्व को ध्यान में रखते हुए जो है सारी तैयारियों की पूरी समीक्षा की गई और लगभग तैयारियां पूरी हो गई और जो भी छोटी मोटी तैयारियां बची हैं वो समय सीमा में पूरी हो जाएगी। उसी का एक प्रारंभिक जो है हम लोगों ने यहाँ पर आके निरीक्षण किया। ऑस्ट्रेलिया के साथ तीसरा मुकाबला भारत के बीच चल रहा है और हैदराबाद में जो मुकाबला चल रहा है उससे बड़ी खबर जुड़ी हुई बता दें आपको। भारत को 187 रनों का लक्ष्य दिया है। 7 विकेट खोकर 186 रन ऑस्ट्रेलिया ने बनाए थे। भारत को 187 रनों का लक्ष्य मिला है। शुरुआत बेहद जोरदार ऑस्ट्रेलिया ने की थी लेकिन उसके बाद जैसे जैसे विकेट गिरते गए वैसे वैसे ये उनका खेल जो है वो भी कमजोर होता हुआ नजर आया और हमारे गेंदबाजों ने 7 विकेट झटके हैं और 186 रन ऑस्ट्रेलिया की टीम बना पाई और भारत को 187 रनों का लक्ष्य दिया गया। आपको बता दें कि भारत ने टॉस जीता था और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने पहले जब बल्लेबाजी की तो शुरुआत के 4-5 ओवर में धमाकेदार खेल देखने को मिला लेकिन उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी पवेलियन लौटते चले गए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। पीएफआई मामले में बड़ा खुलासा। कोटा के बाद श्योपुर में तैयार हो रहा था पीएफआई का दूसरा बड़ा ट्रेनिंग सेंटर। पीएफआई ने जांच एजेंसी के रडार से बचने के लिए श्योपुर को चुना। सरकार ने फर्जी मदरसों पर कसा शिकंजा। भोपाल में पिछले 1 साल में 48 मदरसे किए गए बंद। बाल आयोग के निरीक्षण में भी कई मदरसों में व्यापक गड़बड़ी आई थी सामने। फर्जी मदरसों पर कार्रवाई को लेकर बोले बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा, जिनका सामाजिक और राष्ट्रीय दृष्टिकोण नहीं था उन पर कार्रवाई की गई है। कांग्रेस पाकिस्तान के एजेंडे को लेकर चल रही है, बीजेपी भारत के एजेंडे को लेकर चल रही है। एमपी में मदरसे पर सियासत शुरू। भोपाल में मदरसों पर शिकंजा कसने पर कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना। शिक्षा व्यवस्था के नाम पर बीजेपी सरकार सेट कर रही अपना राजनीतिक एजेंडा। कमल पटेल का कमलनाथ पर बड़ा आरोप। डैम और सिंचाई के नाम पर 500 करोड़ का भ्रष्टाचार किया। आरोप पर कमलनाथ को देना चाहिए जवाब।
झाबुआ पहुंचे सीएम शिवराज, बीजेपी नेताओं ने किया जोरदार स्वागत, सांसद गुमान सिंह डामोर ने किया स्वागत। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर साधा निशाना, एक जमाना था जब कांग्रेस चारों तरफ थी, कांग्रेस की विचारधारा ने देश को बर्बाद कर दिया। छिंदवाड़ा के पांढुर्ना में निकाय चुनाव प्रचार के दौरान नुक्कड़ सभा में पथराव, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जताई नाराजगी, थाने में पहुंचकर कार्रवाई की उठाई मांग। ग्वालियर में नर्सिंग परीक्षा में नकल करते पकड़ाए 15 छात्राएं और 4 छात्र, सभी पर मामला दर्ज। शेड्यूल में कुशाभाऊ ठाकरे जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में लगी आग, एसी में शॉर्ट सर्किट के चलते हुआ हादसा, किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं। उज्जैन में पैसे मांगने पर ग्राहक ने मचाया उत्पाद, निगम के रैन बसेरे में जमकर की तोड़फोड़, पैसे मांगने पर आरोपी ने किया जमकर हंगामा। ग्वालियर में नाबालिग के अपहरण और हत्या का आरोपी हुआ फरार, मामले में एक्शन लेते हुए एसएसपी ने एक एसआई और 2 हवलदार को किया निलंबित। 2013 में छात्र के अपहरण और हत्या के मामले में था आरोपी। मुरैना में सफेद जहर के काले कारोबार पर शिकंजा, 500 लीटर मिलावटी दूध जब्त, 3 टीन रिफाइंड ऑयल भी किया गया जब्त। सीहोर के नसरुल्लागंज में 10 फीट गहरे गड्ढे में मिट्टी धंसने से दबा मजदूर, ऑप्टिकल फाइबर केबल के मेंटेनेंस काम के दौरान हुआ हादसा, सुरक्षित निकाला गया बाहर। भोपाल में इंटरकास्ट मैरिज प्रोत्साहन योजना में फर्जीवाड़ा आया सामने, 10 दंपतियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। अनुसूचित जाति वर्ग के पति ने अपनी पत्नी को सामान्य जाति अन्य पिछड़ा वर्ग जाति बताकर योजना का लिया लाभ। अरुण सावंत, नारायण चंदेल ने सरकार पर साधा निशाना, कहा छत्तीसगढ़ अब माफिया का गढ़ बन चुका है, बेखौफ होकर रेत माफिया शराब माफिया छत्तीसगढ़ में काम कर रहे हैं। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल की बड़ी बैठक, खनिज न्यास मद की समीक्षा, टीएस सिंहदेव सहित कई मंत्री अधिकारी मौजूद। आज बैडमिंटन चैंपियनशिप का होगा समापन, सीएम भूपेश बघेल होंगे शामिल, विजेताओं को देंगे पुरस्कार। बीजेपी का मिशन बस्तर जारी, आज कांकेर के दौरे पर प्रदेश अध्यक्ष अरुण सावंत, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती, रायपुर में केंद्रीय रसायन मंत्री भगवंत हुबा ने किया माल्यार्पण, कहा अंत्योदय के सिद्धांत का पालन करती है बीजेपी। अंतरी के मटेली गांव में जारी डायरिया का कहर, अब तक आए 200 मामले, 100 से ज्यादा मरीज हुए स्वस्थ। सीएम भूपेश बघेल ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखा पत्र, 2G एथेनॉल रिफाइनरी के लिए निर्देश जारी करने की रिक्वेस्ट। राजनांदगांव में नवरात्रि के लिए रेलवे ने दी सुविधा, 8 एक्सप्रेस सुपरफास्ट ट्रेनों का होगा स्टॉपेज, 26 सितंबर से 4 अक्टूबर तक रुकेंगी ट्रेनें। खबरदार एसपी लालूमीत सिंह का फेसबुक आईडी हैकर ने एसपी से की पैसों की मांग। पूर्वा के चैतुरगढ़ की पहाड़ी में नजर आया बाघ, कटकोरा वन मंडल के ट्रैप कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। जांजगीर चांपा में धान खरीदी केंद्र का प्रभारी गिरफ्तार, 2 करोड़ 51 लाख की हेराफेरी का आरोप। दुर्ग में सोशल मीडिया में बाइक स्टंट का वीडियो डालना युवक को पड़ा भारी, व्यस्ततम सड़क के बीच अपने दोनों पैर एक तरफ पर बैठा भारत को 187 रनों का टारगेट मिला है। ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट खोकर 186 रन बनाए और भारत को अब 187 रन जीत के लिए बनाने होंगे। पहले टॉस भारत ने जीता था, गेंदबाजी करने का फैसला लिया। शुरुआत ऑस्ट्रेलिया की जोरदार देखने को मिली, लेकिन उसके बाद जब विकेट गिरते गए ऐसा लग रहा था कि यह बहुत पहाड़ सा लक्ष्य ऑस्ट्रेलिया खड़ा कर देने वाली है, लेकिन जैसे जैसे विकेट अंतराल में गिरते रहे ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी कमजोर होती नजर आई और नतीजा भारत ने 186 रनों पर ही ऑस्ट्रेलिया को रोक दिया। 7 विकेट खोकर
ऑस्ट्रेलिया ने 186 रन बनाए। भारत को 187 रनों का टारगेट दिया है। टीम इंडिया इस मुकाबले को जीतने के लिए मैदान में उतरने वाली है, क्योंकि पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया ने जीता। नागपुर में दूसरा मुकाबला हुआ, हालांकि 8-8 ओवर का हुआ था, लेकिन उस मुकाबले को हिंदुस्तान ने जीता, टीम इंडिया ने जीता। और हैदराबाद में ये जो मैच हो रहा है, हैदराबाद के उपल स्टेडियम में ये जो मैच हो रहा है, इस मैच में भारत को जीतना काफी अहम है। तो T20 मुकाबला जो है 3 मैचों की सीरीज है और इसमें ये फाइनल मुकाबला, क्योंकि दोनों 1-1 से बराबरी पर हैं और अब 187 रनों को चेस करने के लिए, 186 रनों को चेस करने के लिए टीम इंडिया मैदान में उतरने वाली है। और खबर बालोद से, जहां पर एक शख्स के हौसले हजारों लोगों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। पेशे से मोची झलमला गांव के चंद्रिका प्रसाद की दोनों आंखें एक फैक्ट्री में काम करते हुए खराब हो गई थीं। अब चंद्रिका के लिए दुनिया अंधेरी थी। ऐसी स्थिति में अक्सर लोग हिम्मत हार जाते हैं, भला बिना आंख के कोई कर ही क्या सकता है। लेकिन चंद्रिका प्रसाद ने हिम्मत नहीं हारी, पुराने तजुर्बे को रोजी रोटी का साधन बना लिया और एक गुमटी में बैठकर वे लोगों के जूते पॉलिश और सिलने का काम करते हैं। तो दरकार है चंद्रिका राय को शासन की योजनाओं के लाभ की, जिससे शायद इनके परिवार की स्थिति बदल जाए। छत्तीसगढ़ में इन दिनों गंगा जल की गूंज सुनाई दे रही है, लेकिन गंगा जल के नाम पर लड़ाई सियासी हो चली है। गंगा जल के सम्मान में बीजेपी मैदान में होने का दम भर रही है, लेकिन बीजेपी को इसी गंगा जल के नाम पर कांग्रेस कोर्ट में घेर लेने की धमकी दे रही है। कुछ दिनों पहले बीजेपी ने दरअसल महासमुंद में गंगा जल कलश यात्रा शुरू की, जिसमें पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा है कि कांग्रेस नेताओं ने गंगा जल की कसम खाकर शराबबंदी का वायदा किया था, लेकिन 4 साल में शराबबंदी लागू नहीं कर पाए। कांग्रेस के नेताओं ने इस मुद्दे पर बीजेपी पर एक साथ कई हमले किए। कांग्रेस के तरफ से प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में 2018 में हुई इस पत्रकार वार्ता का एक वीडियो जारी कर दिया गया, जिसमें कांग्रेस के तत्कालीन नेता आरपीएन सिंह किसानों की कर्ज माफी के मुद्दे पर गंगा जल उठाते दिख रहे हैं। छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि उस पत्रकार वार्ता में वे खुद मौजूद थे। उन लोगों ने कर्ज माफी का वादा लेकर गंगा जल उठाया था। कांग्रेस का कहना है कि रमन सिंह को भी पता है कि वो झूठ बोल रहे हैं। हमने उन्हें 3 दिन का समय दिया है, इसके भीतर उन्होंने गंगा जल लेकर अपने इस बयान का खंडन नहीं किया तो कानूनी कार्रवाई होगी। में